नाजरीन आदाब, प्रोग्राम बिजनेस बज़ में खुश आमदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। बिजनेस बज़ के आज के शुमारे में एक खसूसी नशस्त है ये, जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बजट 2025-26 के हवाले से है। आज जो आने वाला अब हमारा यूटी का बजट है, उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, पिछले साल के बजट के हिसाब से, कंपैरिजन के हिसाब से कितना ज़्यादा बजट होना चाहिए, कौन से सेक्टर्स हैं जिनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बहुत सारी स्कीम्स या बहुत सारे स्कीम रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं उनको ज़ेरे मौजूद बहस लाएंगे। इन सारे अमूर पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में चंद मेहमान आना है। मैं सबसे पहले उनका तारुफ करा दूँ। मेरी बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है फैज़ बख्शी साहब। फैज़ साहब जो हैं सेक्रेटरी जनरल हैं कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है समीर अहमद साहब। समीर साहब जो हैं चेयरमैन हैं ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर चैप्टर के। और उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है फयाज़ अहमद गनाई साहब, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। मैं अपने तीनों मेहमानों का वेलकम करता हूँ अपने स्टूडियोज़ में। नाज़रीन, इससे पहले कि सवाल जवाब का आगाज़ करें, हमारी टीम ने जम्मू एंड कश्मीर बजट और बिलखुसूस यूनियन बजट 2025-26 के हवाले से एक वीडियो कैप्सूल मुरतब किया है। सबसे पहले वो मुलाहिज़ा फरमाते हैं। कश्मीरी अवाम यूनियन बजट के करीब नाजरीन आदाब, प्रोग्राम बिजनेस बज़ में खुश आमदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। बिजनेस बज़ के आज के शुमारे में एक खसूसी नशस्त है ये, जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बजट 2025-26 के हवाले से है। आज जो आने वाला अब हमारा यूटी का बजट है, उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, पिछले साल के बजट के हिसाब से, कंपैरिजन के हिसाब से कितना ज़्यादा बजट होना चाहिए, कौन से सेक्टर्स हैं जिनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बहुत सारी स्कीम्स या बहुत सारे स्कीम रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं उनको ज़ेरे मौजूद बहस लाएंगे। इन सारे अमूर पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में चंद मेहमान आना है। मैं सबसे पहले उनका तारुफ करा दूँ। मेरी बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है फैज़ बख्शी साहब। फैज़ साहब जो हैं सेक्रेटरी जनरल हैं कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है समीर अहमद साहब। समीर साहब जो हैं चेयरमैन हैं ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर चैप्टर के। और उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है फयाज़ अहमद गनाई साहब, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। मैं अपने तीनों मेहमानों का वेलकम करता हूँ अपने स्टूडियोज़ में। नाज़रीन, इससे पहले कि सवाल जवाब का आगाज़ करें, हमारी टीम ने जम्मू एंड कश्मीर बजट और बिलखुसूस यूनियन बजट 2025-26 के हवाले से एक वीडियो कैप्सूल मुरतब किया है। सबसे पहले वो मुलाहिज़ा फरमाते हैं। कश्मीरी अवाम यूनियन बजट के करीब आते ही रिलीफ की उम्मीद कर रही है। जद्दोजहद करने वाले कारोबारी अफराद से लेकर यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों तक सबकी एक ही उम्मीद है, मईशत की बहाली। बहुत से लोग हुकूमत से एक खुसूसी पैकेज की तवक्को रखते हैं ताकि कारोबार को दोबारा पटरी पर लाया जा सके। माशी बहरान से मुतासरा तिजारत और सनतों को बहाल करने के लिए खुसूसी माशी पैकेज, टैक्स में रियायत और मुराआत की जरूरत है। सियाहत, जो कश्मीर की मईशत का एक अहम स्तून है, को भी फरोग दरकार है। इसके अलावा महारतों की तरक्की के प्रोग्रामों, रोजगार के मौके पैदा करने के इकदामात और स्टार्टअप्स के लिए भी बजट में तवज्जो दी जानी चाहिए। होटल मालिकान और टूर ऑपरेटर सियाहों को रागिब करने के लिए मुराआत, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग मुहिमात की उम्मीद कर रहे हैं। दूसरी जानिब आम लोग कम टैक्स, सस्ते ईंधन और बेहतर सेहत व तालीम के लिए बजट में रिलीफ चाहते हैं। ये उम्मीद भी की जा रही है कि आम शहरियों पर माली बोझ कम करने के लिए जीएसटी में रियायत, ईंधन की कीमतों में कमी और जरूरी अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए।
बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। थैंक यू नाजरीन, वेलकम बैक। वीडियो कैप्सूल आपने मुलाजा फरमाया है और हम अपने सवाल जवाब का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले फैज साहब आपकी तरफ एक बुनियादी सवाल, बजट आने वाला है। हमेशा जब बजट आता है एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, आम इंसान की तो होती ही हैं, आम नागरिक की होती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इंडस्ट्री की जो है इस पर ज़रा दकीक और गहरी नज़र होती है। आपसे जानना चाहेंगे इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बजट 2025-26 को लेकर, जिसमें एक बड़ा कैविएट है कि पहली बार हमारी अब बहुत अरसे के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उनका पहला बजट है। फैसला देखिए, ये जो बजट के ऊपर ये कोशिश की जा रही है, इस पर वर्कआउट भी किया जा रहा है कि क्या होना चाहिए, लेकिन इसी बीच में हमारे सामने एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्लाइमेट क्राइसिस। और न पिछले साल न अब की बार जो बजट मीटिंग्स हुई हैं, क्लाइमेट डैडी की गुड़िया दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश इस घर की बेटिया। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. सर के ऊपर मंडला रहा है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी बिग। ओके, तो मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी कि क्लाइमेट क्राइसिस जो है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे आप कहते हैं, क्लाइमेट चेंज, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी पर हमारा पूरा दारोमदार है। इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, हमारे एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, जो भी सेक्टर्स हैं क्लाइमेट पर हैं। क्योंकि आपने देखा हो कि आज फरवरी है और अभी तक भी बर्फबारी नहीं है। पिछले साल आज के दिन में शेषनाग में 5-6 फुट बर्फ थी, आज के दिन में वहाँ 10 या 12 इंच की बर्फ है, और वो भी पिघलती जा रही है, क्योंकि दिन को जो टेम्परेचर रहता है 17, 18, 15 डिग्री, वो भी पिघल। तो क्लाइमेट क्राइसिस है। और उसके अलावा हमें चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो, और ये एजुकेशन में हो, हेल्थ सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री सेक्टर्स, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहनी चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट पर, क्योंकि पूरे देश में 32.8% हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है फ्रॉम जॉब सीकर जो 15 to 29 ईयर्स। ये मैं खुद से फिगर नहीं कर रहा हूँ, ये जो मिनिस्ट्री फॉर स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उनकी फिगर है मेरे पास कि ये फिगर है। और इसमें छत्तीसगढ़ में 0.5, गुजरात में 2.5
اور یہ جو ہے باقی اسٹیٹس نارتھ ایسٹ میں 6.5. سو وی آر دا ورسٹ پرفارمنگ اسٹیٹ، ورسٹ پلیسڈ ان دیٹ ان ایمپلائمنٹ. سو ان ایمپلائمنٹ کے لیے اور ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ پر ہمارا زور رہنا چاہیے. فیض صاحب، یہ تو جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو ریگولر سسپیکٹس ہیں کہ ان ایمپلائمنٹ پہ کچھ بتا دیجئے یا اسکل ڈیولپمنٹ، لیکن آپ نے جو پہلی بات کی اس میں ذرا تھوڑی سی وضاحت چاہیں گے آپ سے. جب آپ نے کہا کہ کلائمیٹ پہ تھوڑا فوکس ہونا چاہیے یا انوائرمنٹ پہ، تو بالخصوص کن چیزوں پہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ دیکھیے، ہمارا اشارہ ہے کہ جو ہماری نیچرل ریسورسز ہیں ان کی کنزرویشن ہونی چاہیے اور اس کو پوری طرح سے نیگلیکٹ کیا گیا ہے. پورے ہمارے آپ دیکھیے ریور مینجمنٹ نہیں ہے، واٹر مینجمنٹ نہیں ہے، ویٹ لینڈس ڈسٹریکٹڈ ہے، ہمارے جو ڈرائی ہو چکے ہیں ہمارے ویٹ لینڈس. اور ہماری جو دریا نالے سکھناگ آپ دیکھ لیجئے، آپ یہ نالا یہ سکھناگ دیکھ لیجئے یا باقی ٹنگمر سے آپ رامشو دیکھ لیجئے، آپ رمیارا دیکھ لیجئے، ویشو نالے دیکھ لیجئے، ان کی بربادی کی گئی ہے. ان کی میں آپ کو یہ آپ بتاؤں کہ ان کی کھدائی گئی ہے جو منرل کے حساب سے، منرل کے واسطے سے 20-20, 30-30 فٹ یہ نیچے کھدائی کی گئی، وہاں سے بولڈرز وغیرہ نکال. مائننگ آف منرل تو الاؤڈ ہے لیکن یہ ہوتا تھا آن لوکل جو پاپولیشن ہوتی تھی اینڈ مینولی تاکہ ان کا روزگار چلے. لیکن ان کی مشینری چلی ہے، اس سے ہمارا واٹر ٹیبل بہت نیچے گیا اور واٹر ٹیبل نیچے گیا. ہمارے یہ جو سپرنگس وہ بھی سوکھ گئے. آپ نے چشمہ وہاں دیکھا ہوگا، آپ اچھبل وغیرہ، یا ہم سیل گئے تھے سکھناگ، وہاں بھی سوکھ گئے ہیں. اور ہماری واٹر فلٹریشن جو پلانٹس ہیں، واٹر سپلائی، کیونکہ ایک لیول پر وہ سپلائی ہو جاتا ہے، جب لیول نیچے چلی گئی. آئی تھنک ویری امپورٹنٹ پوائنٹ فیض صاحب نے کہا. آپ کو شاید ہمارے ناظرین کو لگتا ہوگا کہ یہ ایک انوائرمنٹ کا پروگرام ہے، بالکل نہیں، کیونکہ یہی جو اس کا جو انٹر ریلیشن ہے نا کہ کیسے ایک سائڈ کی ایک انڈسٹری جو ہے پورے ساری انڈسٹریز کو، جو اس کی کمپلیمنٹری انڈسٹریز تھی، ان کو خراب کرتی جاتی ہے. جیسے یہی ہے ریور بیڈ نیچے چلا گیا، ڈاؤن سٹریم جو ہے نا سب کچھ خشک ہو گیا، اس پہ جو بہت ساری دوسری دیگر انڈسٹریز تھی جو اس پہ پنپ رہی تھی وہ ساری اپنے آپ ڈرائی ہو جائیں گی. اینڈ ونس انڈسٹریز ڈرائی ہو جائیں گی، اکانومک سائیکل میں پیسہ کم چلا جائے گا، اکانومک سائیکل میں پیسہ کم چلا جائے گا، ان ایمپلائمنٹ اپ ہو جائے گا، آپ کی بائنگ کیپیسٹی نہیں ہو جاتی ہے، تو بہت سارے جو اکنامک پرابلمز جو ہیں وہ سرفیس ہو جاتے ہیں معاشرے میں. سمیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. فیض صاحب نے بہت اچھا کیو دیا ہے کہ میں آپ کی طرف آ جاؤں. آپ ٹورزم کے حوالے سے یہاں ہیں. اول تو بتا دیجئے ٹاپ 3 ایکسپیکٹیشنز آپ کی، ایکسپیکٹیشنز کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں ٹورزم انڈسٹری کی دوسرے حوالے سے. لیکن فلپ کوشچن اس کا یہ ہے کہ پچھلے بجٹ کو کائنڈلی آپ نظر اس پہ رکھیے گا کہ پچھلے بجٹ میں جو پروبیبلی ہمارے ساتھ ایک اپرچونٹی ہماری تھی یا ایکسپیکٹیشن کے حساب سے جو لے آؤٹ کیا گیا تھا، کیا وہ پورا ہوا ہے؟ اور اس کو کیا ان میں سے کوئی چیزیں ہیں جن کو آگے لے جانا چاہیے، یا بیک لاگ بھی ابھی بہت کچھ ہے جس پہ آگے کام کرنے کی؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے فیض صاحب نے انوائرمنٹ کو ٹچ کرا، ہماری جتنی بھی انڈسٹریز ہے کشمیر میں اٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو انوائرمنٹ. ہماری ایک پری بجٹ میٹنگ تھی سیم صاحب کے ساتھ، آئی واز پارٹ آف اٹ، فیض صاحب واز پارٹ آف اٹ. I requested them to allocate funds for promoting responsible tourism. Right. Because جب تک ہمارا tourism responsibly promote نہیں ہوگا, we'll reach to a fag end where we will have a collapse for our tourism. People will not come to Kashmir anymore. جیسے اس سال برف بھی نہیں پڑی، ہمارے نالے ڈرائی ہو سکتے ہیں. So we have to understand responsibility is paramount. Right. That's the first thing. Second thing, جو پچھلی بار بھی ہمیں بولا گیا، کشمیر tourism is regarded as the second biggest industry in Kashmir. But do we really are an industry? Is tourism an industry? We don't have an industrial status. Okay. If we have industrial status, it's in the books. Okay. It's not seen on the ground. Okay. Right now, if you say industrial status, the government has to come and do hand-holding. Hand-holding nahi ho rahi hai. I'm still paying commercial prices for a guest house, for a hotel. Right. 8 rupees or 10 rupees per unit. Whereas if I'm an industry, I should be granted industrial benefits. Don't even look at only at the brighter side کہ ہمارا اپریل میں جون میں بہت پیک پہ ہوتا ہے سیزن, but look at the off seasons. Big hotels of 100 rooms are suffering to survive in off season in Kashmir. Right. So that's where we need hand holding from the government to come up, give us schemes wherein they can help us out sustain. Because ہمارا ٹورزم بڑا ہانکی ڈوری دکھتا ہے باہر سے, بٹ اف یو سی دی انٹیریئر اسٹوری, اف یو گو ان سائڈ دا ہوٹلز اور یو سی ٹریول ایجنٹس اور اینی سروس پرووائڈرز, دے آر سفرنگ ان دی آف سیزن. سو دیٹس ویئر وی نیڈ ہینڈ ہولڈنگ ود دی گورنمنٹ. اوکے, آئی تھنک ایک میسج بڑی واضح ہے کہ ایک تو اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ بہت زیادہ ہونا چاہیے کہ گراؤنڈ پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے. آئی انڈرسٹینڈ کہ کے سی سی آئی بینگ دا ایپیکس ایسوسیشن آف
इंडस्ट्रीज और अदरवाइज इकोनॉमी इन जम्मू एंड कश्मीर, बट अदरवाइज भी ये जो नीश या सेगमेंट्स है उनके साथ भी एंगेजमेंट का एक रोल बनता है। फैयाज साहब आपकी तरफ आते हैं। मैं एपेक्स एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, मैं अब एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे आ रहा हूँ। फैयाज साहब, आप पर डे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं एज फार एज फाइनेंशियल सपोर्ट, और उसमें आप सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, आप उनके ऑपरेशंस देखते हैं, आप उनके चैलेंजेस देखते हैं, बिकॉज आपकी भी एक रिस्क असेसमेंट करानी बड़ी ज़रूरी होती है। तो इस बात को मदद, इस तनाजुर में मैं अब सवाल की तरफ आता हूँ कि आपने पिछले 2-3 साल में देखे होंगे बजट आ रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रोक्लेमेशंस भी आती हैं और बड़ी स्कीम्स भी आती हैं। वो शायद दूसरा उसका फ्लिप साइड है कि वो स्कीम्स कितनी फिर बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट होती हैं या नहीं होती, वो अलग चीज़ है, लेकिन स्कीम्स तो आती हैं। देयर इज अ फाइनेंशियल पैकेज, डेफिनेट फाइनेंशियल पैकेज। बट आपके पिछले 2-3-4 सालों में जो एक्सपीरियंस है उसके हवाले से हमें बता दीजिए दैट व्हाट शुड गवर्नमेंट डू नाउ अदर देन जस्ट एयर मार्किंग मनी, कि उन्होंने बस एयर मार्क पैसा किया है, वो हर साल होता है और वो इस बजट में भी होना ही है, वो नागुज़ीर है बजट में कि आप एयर मार्क करेंगे। हाँ, फैज साहब को, समीर साहब को, मुझे शायद लगता हो कि इसमें 10% ज़्यादा होना चाहिए, कहीं 5% कम होना चाहिए, दैट इज़ गिवन, बट एयर मार्क तो पैसा होता है। बट अदर देन एयर मार्किंग मनी, आपकी एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से व्हाट शुड द बजट 2025-2026 प्रायोरिटाइज अदर देन एयर मार्किंग मनी? बिफोर आपके क्वेश्चन को जवाब देने से पहले, एज अ बैंकर हम पहले इंडस्ट्री की बात करेंगे, जिसपे फयाज साहब हमारे एक्सपर्ट है और इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी एज ऑन डेट है, दैट इज बेस्ट। ओके, मैं कहूँगा आउटस्टैंडिंग। नाउ द क्वेश्चन इज ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। पहले 2021 से 30 का प्लान है, बेहतरीन है। फयाज साहब उस पर ये करेंगे, रोशनी ज़्यादा डालेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है, आपको 30% की सब्सिडी दी जाती है, जो आपको प्लांट एंड मशीनरी पे लगाए आप पैसा लगाएंगे। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट है सब्सिडी का, कैपिटल इंटरेस्ट सब्सिडी, जो उस टर्म लोन पे प्लांट एंड मशीनरी को खरीदने के लिए जो आपको लोन देते हैं, उस पे भी 5% इंटरेस्ट पे हम गवर्नमेंट सबवेंशन देती है। बहुत बड़ा एक अच्छा स्टेप है, इंसेंटिव है। इट्स ओवर ए पीरियड ऑफ 10 years फिलहाल स्कीम है। इसके बाद भी और एक बेनिफिट दिया जा रहा है, जो ऑफ वर्किंग कैपिटल मीन्स फॉर रनिंग द बिजनेस, टर्म लोन मशीनरी को छोड़ के, जो रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस वर्क, उस पे भी इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। ओके, मूविंग वन स्टेप अहेड, अगर आप बिसाइड्स द प्लांट एंड मशीनरी, अगर आप कंप्यूटर्स लगाते हैं अपने दफ्तर में, उस पर भी 60% या 50%, आई एम नॉट एग्जैक्ट, 50% या 60% है, वो भी मिलता है। अगर पोल्यूशन इक्विपमेंट आप लगाते हैं, उस पर भी 60% हम गवर्नमेंट देती है। तो आई एम टू से कि स्कीम तो बेहतरीन है, वंडरफुल, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटिया। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना CNG ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। CNG कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। CNG एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही CNG अपनाएं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost
and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. टैक्स इंसेंटिव्स हैं जो आपको जीएसटी लगाया जाता है, चाहे आप कैश की सूरत में दे देंगे वो, चाहे वो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी इंडस्ट्री वाले इस पे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो भी रिइंबर्समेंट होता है. वो द स्कीम्स आर बेहतरीन स्कीम्स हैं. राइट. इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैं फयाज साहब से ये इससे पहले थोड़ा डिस्कस कर रहा था. ये कह रहे हैं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस नाम की चीज़ है. सिंगल आई थिंक वहाँ हम आएंगे, वो मैं फैज साहब से तो पूछूंगा ही, बट फैज साहब आपसे प्रोबेबली वी विल वांट टू टेक दिस दैट earmarking money, और प्रोबेबली लेट मी फ्लिप द क्वेश्चन इन अदर वे. नहीं, मैं इसी सवाल को जरा एक दूसरे जाविये से आपसे पूछता हूं कि ये जो एयरमार्क हम पैसा करते भी हैं, क्या आपको लगता है कि ये कंसिडरेशन और एक्सपेक्टेशंस और इंडस्ट्री की और सारी अब हमारे पूरे यूटी की अंडरस्टैंडिंग को इसमें अंडरस्टैंड किया जाता है कि उसके फोकस क्या है, एस्टिमेट्स क्या है, या कितना ग्रो करने की जरूरत है? जैसे फैज साहब ने कहा, क्या अनएम्प्लॉयमेंट का उसमें असर होता है कि जब वो एयरमार्क किया जाता है वो अमाउंट? बिल्कुल. जब एयरमार्क किया जाता है, जो प्लानर्स होते हैं उनके जहन में होता है कि जब हम एयरमार्क करेंगे कि इस इंडस्ट्री के लिए हमने इस तरह पैसा रखा है तो ये हम दे देंगे, जब वो प्लांट लगेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाएगी और उसका यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा. प्लान्स तो बेहतरीन है, लेकिन क्वेश्चन है इम्प्लीमेंटेशन का. जी, आई थिंक फेयर पॉइंट. फैज साहब, दो सवाल. एक तो फैज साहब ने क्यों दे दिया है एक सवाल का, लेकिन उससे एक बड़ा सवाल कि आपने पहले सवाल के जवाब में ये कहा था कि एनवायरनमेंट एक हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज हमारी, बट अदर देन एनवायरनमेंट उसका पॉइंट तो हमने ले लिया, बड़ा वैलिड पॉइंट है, बट अदरवाइज इंडस्ट्रीज को बिलखुसूस टारगेट करते हुए आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? हमेशा हमने देखा है कि 2-3 सेक्टर्स टॉप पे होते हैं एयर मार्किंग के हिसाब से, बट अदरवाइज क्या आप इसमें कोई चेंज देखना चाहते हैं या देख रहे हैं? ये मैं इसलिए कहता हूं कि आपके पिछले इतने साल के तजुर्बे से आपको क्या लगता है कि जितनी बार भी ये बजट आया, अब आपने इतने बजट्स देखे हैं, केसीसीआई के बिहार पे भी देखे, आपको क्या लगता है कोई बड़ी चीज है जो चेंज होनी चाहिए? देखिए, इंडस्ट्री इज नॉट डूइंग वेल. इंडस्ट्री जो सेक्टर हमारा है, काफ़ी इस पर असर जब से लखनपुर चला गया, जीएसटी लग गया, या जिम पोर्टल में है कि अभी पहले हमारे प्राइस प्रेफरेंस होता था यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज़ की, वो नहीं, 300 कुछ आइटम्स हैं, लेकिन उसमें भी वो कॉन्ट्रैक्टर्स, पहले इंडस्ट्री वाला करता था उसमें कम्पीट, अब कॉन्ट्रैक्टर करता है, और कॉन्ट्रैक्टर की उसमें कम्पीट कर, ये ऑल इंडिया बन गया है, तो उससे इंडस्ट्रीज को क्या करते. और जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ 2016 की एक है, 2021 की एक है, और कल चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब मैंने सुना, उसने कहा हम रिव्यू कर रहे हैं वो पॉलिसीज, यानी वो दोनों पॉलिसीज भी ठीक नहीं है. तो व्हाट इज नीडेड दैट एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो, जिसमें नई पॉलिसी अगर आज बनी उसमें पुरानी पॉलिसीज को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. ये नहीं कि अगर एक यूनिट होल्डर ने किसी एक पॉलिसी के अंडर उसने अप्लाई करा, इंडस्ट्री लगाई है, और मिड वे वो पॉलिसी खत्म हो गई है, उसके बेनिफिट उसको नहीं मिलने हैं, वो नहीं होने चाहिए. वो तो इंडस्ट्री, और इसमें ये देखना चाहिए इनको कि अभी इंडस्ट्री जो है, इनकी एसोसिएशन ने कहा कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो इंडस्ट्री यहाँ काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है और काफ़ी यूनिट्स बंद हो चुके हैं. गवर्नमेंट को उसके लिए ये करना चाहिए कि पूरी तरह से एग्जाम करना चाहिए, और वो स्टेप्स उनको लेने चाहिए. और बाकी इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है, सब्सिडी वही है जो टाइम पर मिले, जो टाइम पर नहीं मिली सब्सिडी, वो सब्सिडी किसी काम की नहीं है. अब ये फैसला जेके बैंक का मेरे पर लोन है और मुझे वहाँ इंटरेस्ट चल रहा है, और मैं फैक्टर इन कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट वगैरह में कि मुझे ये इंसेंटिव मिलेगा, सब्सिडी. अगर वो टाइम पर नहीं मिलती है तो फिर क्या फ़ायदा. सैकड़ों यूनिट्स जो हैं जिन्हें अप्लाई करा है सब्सिडी के लिए, वो नहीं मिली है, क्योंकि फंड्स की एक कैप होता है, कैपेक्स होता है कि उसमें फंड्स वो खत्म हो गए. अब अगले साल के लिए हमें, इसीलिए हमने चीफ मिनिस्टर साहब को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमने रिक्वेस्ट करी है कि वो 75 लाख थे, 700 करोड़ किया जाए, ताकि जो हम ये स्कीम करते हैं, प्लान करते हैं कि ये पैसा इस डेट में आ जाएगा, इस साल में वो हो जाएगा, ताकि हमारे इंटरेस्ट
के अगेंस्ट में वहाँ एडजस्ट हो जाए और हम पर मजीद बोझ नहीं पड़े। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फैज साहब, इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेशंस को लेकर एक नंबर तो आपने सुना ही होगा कि जो एयरमार्क या बजट का एक नंबर है, पिछले बजट के नंबर के मुकाबले में ज़्यादा तो है नहीं। आई थिंक जो अभी नंबर सामने आ रहा है वो शायद पिछले बजट के नंबर के हिसाब से थोड़ा सा कम ही है। नहीं, 1,18,000 करोड़ 24-25 था बजट था जी, और ये 31 करोड़ था। इससे पहले 31,000 करोड़ था जो 23-24 जी। तो अब की बार जो है गवर्नमेंट भी बदली है और इलेक्शन भी हुए हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ी हैं, वादे भी काफ़ी किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस साल तो ये जो बजट होना चाहिए ये तो 2 लाख करोड़ होना चाहिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी को और गवर्नमेंट के बगैर 31,000 करोड़ एक साल में बढ़े। अगर वो 50,000 करोड़ आप इस साल बढ़ाए तो 1,68,000 1,70,000 करोड़ हमारा बजट है और कोई ज्यादा बजट है बड़ा नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप एक फिगर्स अगर आपकी जाए तो जी, हमारी जो बजट का सैलरीज 25% जी, पेंशन 12%, इंटरेस्ट 9%, पावर परचेज 8%, 10,000 करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर 31% एंड अदर्स 15%। अब मेरी ये है कि ये अगर हमने पावर परचेज जो हमने ये खत्म करना है तो यहाँ जो सोलर पावर की तरह हमारी ध्यान होना चाहिए। सोलर पावर पर आजकल है, डोमेस्टिक पर है, 3 किलोमीटर तक है। मेरी यही ये प्रपोज भी हमने चीफ मिनिस्टर साहब को कहा आप कमर्शियल में भी कर दी, क्योंकि 10,000 करोड़ अगर हमारा चला जाता है पावर परचेज में, जो सरकार का नुकसान बहुत बड़ी रकम है। 1,18,000 में या 1,18,000 करोड़ में काफ़ी है, काफ़ी। तो हमें सोलर पावर पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर हमें जोर देना चाहिए और डोमेस्टिक के साथ साथ हमें कमर्शियल जो है उनको भी देना चाहिए। और डोमेस्टिक में उन्हें 3 किलोवाट तक उनको बढ़ाना चाहिए, 5 किलोवाट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग। आई थिंक प्रीटी वैलिड पॉइंट जो फैज साहब ने यहाँ पे कहा कि और ये जो उन्होंने स्प्लिट दे दिया है हमारे एक्सपेंडिचर्स का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हमारा जो पैसा है वो कहाँ पे जाता है और इस पूरे बजटरी प्रोसेस को और उसकी एक्सपेक्टेशन कैसे आती है, फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है। इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे आप कर्टेल करके कुछ नया इनोवेट करके वो पैसे बचा सकते हैं, सो दैट देन यू कैन रीलोकेट दैट मनी, ब्रिंग इन अ न्यू सेक्टर जहाँ पे आप रिलोकेट करें, या जहाँ पे आप फॉल बैक कर रहे हैं वहाँ पे उसको प्लग इन करें। समीर साहब, टूरिज्म के हवाले से 2 सवाल। पिछले 2-3 साल में कोई ऐसी बजट की चीज़ें जो चली नहीं, एक या दूसरे रीज़न की वजह से, और इस बजट में कोई खास एक्सपेक्टेशन, बिकॉज हमारी अपनी सरकार है, पहला इनका बजट है। फैज साहब ने कहा बहुत एक्सपेक्टेशंस का बोझ लेकर आए हैं, बट अंडरस्टैंडेबली दैट्स व्हाट इलेक्शंस आर फॉर, दैट्स व्हाट ओन गवर्नमेंट्स आर फॉर। टॉप 3 एक्सपेक्टेशंस टूरिज्म के हवाले से क्या? देखिए, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल हमारी बहुत हाई है। जैसे फैज साहब ने बोला, वो स्कीम किस काम की जब स्कीम इंप्लीमेंट नहीं होगी, वो टूरिज्म बजट किस काम का जब हमारे किसी टूरिज्म स्टेक होल्डर्स के किसी काम में ना आए। तो हमने रिक्वेस्ट करा है गवर्नमेंट को, द एक्सपेक्टेशन दैट वी हैव इज द गवर्नमेंट विल फॉर्म अ टूरिज्म बोर्ड वेयर इन दी मार्केटिंग, जो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है टूरिज्म का, उस पर डिबेट हो और मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, कहाँ मार्केटिंग फंड यूटिलाइज करना चाहिए, इट शुड बी डन इन कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आई एम गोइंग टू डू फ्यू शोज हियर एंड देयर, जिससे कोई ग्रास रूट लेवल पे कोई बेनिफिट स्टेक होल्डर्स को नहीं हो रहा है। दैट शुड नॉट बी डन। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, व्हाई इफ यू रिगार्ड टूरिज्म एज इंडस्ट्री, व्हाई कांट आई हैव दिस थिंग सब्सिडी for setting up a solar power plant inside my hotel? Why can't I get solar electricity into my hotel? But जब आप domestically दे रहे हैं, why can't you do it for commercial units? That's the first thing. अभी सर बोल रहे थे regarding the subsidies that is setting up an office. A travel agent, entrepreneur, if he sets up an office, why doesn't the government have subsidy for him to set up his office, to set up his computers or different equipment जितना भी है, एक hand holding हो जाएगी उससे. That is the second thing. And lastly, I would like to say, we have gone through a lot of turmoil.
आप डोंट थिंक कि 1-2 साल से ठीक चल रहा है, बट वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल. बहुत सारे लोगों के बैंक लोन्स है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज आर सो मच बिकॉज द यूनिट्स वर शट डाउन. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरेस्ट वेवर दिया था पीछे डोमेस्टिक के लिए. व्हाई कांट वी हैव दोज इंटरेस्ट वेवर्स टू बी गिवन फॉर कमर्शियल यूनिट्स सो दैट दे कैन ऑल्सो पे ऑफ देयर डेट्स एंड स्टार्ट देयर बिजनेस विद अ न्यू बिगिनिंग. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. आई थिंक पॉइंट्स वेल टेकन. फैयाज साहब, आपने हमारे दोनों मेहमानों को सुना कि और बट J&K बैंक जो है ना एक बहुत बड़ा इदारा है एज फार एज फाइनेंशियल सपोर्ट इज कंसर्न. आई डोंट थिंक किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की वो स्टैंडिंग है J&K में जो आपके बैंक की है. एक तो उस हवाले से भी, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी मैं आपसे समझना चाहूँगा. आपने फैयाज साहब ने हमें यहाँ पे स्प्लिट्स जो इसके दे दिए हैं एक्सपेंडिचर के, उसको देख के भी आई अंडरस्टैंड कि जो सजेशंस आई हुई हैं आप कमर्शियल पे ले जाएं. आई अंडरस्टैंड कि उसमें अपने SOPs में होंगी कुछ प्रॉब्लम्स, प्रोबेबली सबको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा. बट आपके एक्सपीरियंस और आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या गवर्नमेंट को इस वक्त कुछ नए सेक्टर, आई मीन एयर मार्किंग तो होगी बड़े सेक्टर्स की, बट जैसे फैज साहब और समीर साहब ने कहा, क्या कुछ नई चीज़ें डिवाइस करने की कोशिश करनी है स्पेसिफिकली, क्योंकि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इन पे बहुत जिम्मेदारियों का बोझ है, इलेक्ट्रिसिटी का है, वाटर सप्लाई का है, शट डाउन जो यूनिट्स हुए हैं उनका है. व्हाट डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड प्रोबेबली थिंक बियॉन्ड द बॉक्स, कि जो नॉर्मली वो करते हैं वो तो करते ही हैं, बट इस चीज़ को क्या एक्सपेक्टेशन है? और इंडस्ट्री कुछ ठीक भी नहीं कर रही. फैज साहब ने कहा टूरिज्म तो बढ़ता है, समीर साहब ने कहा बाहर से तो लगता है कि टूरिज्म बढ़ रहा है, बट अंदर से शायद बहुत सारी परेशानियां. तो आपके कोई सजेशंस गवर्नमेंट के लिए कि क्या करना चाहिए? सजेशंस ये हैं जो आप कह रहे हैं कि कुछ बियॉन्ड द बॉक्स करने की क्या जरूरत है. जो पिछले बजट में उन्होंने ईयरमार्क किया हुआ था, कहां पे क्या करना है, हमारे प्लान्स क्या हैं, अप टू द मार्क हैं, इफेक्टिव हैं. द क्वेश्चन इज इम्प्लीमेंटेशन. वो शायद ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रहा है. अब लेट्स आई विल डिविएट फ्रॉम योर मेन क्वेश्चन, क्योंकि आवर मेन टॉपिक ऑफ दिस discussion is that what are the expectations. Sorry for deviating from the this. I will कि expectations क्या होनी चाहिए. अब what we expect from the government in this budget. अगर हम health का ले लें, health sector में we have already the infrastructure in place. In every district we have district level hospitals. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? अब वहाँ प्रॉब्लम है मैन पावर की. मशीनरीज हैं, मैन पावर नहीं है. जी. वो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, लेकिन डॉक्टर नहीं है, जी. टेक्नीशियन नहीं है. गवर्नमेंट को इमीडिएट चाहिए. एक्सपेक्टेशन हमें गवर्नमेंट से ये है कि वो हेल्थ सेक्टर में जितनी भी वैकेंसीज हैं वो फिलअप करें. एक तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट पे भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, और लोगों को क्या, बजट का मत क्या है, लोगों को रिलीफ मिले. एग्जैक्टली. जो घर का खर्चा होता है, घर का करता जो होता है फैमिली की बेहतरी के लिए खर्च करता है. जी बिल्कुल. तो इसमें हेल्थ सेक्टर पे आ जाएं तो स्टाफ मुझे लगता है अर्जेंट रिक्वायरमेंट है. सो फॉर एज द बिल्डिंग्स आर कंसर्न, in my so what's in my knowledge, it's there in every part of every district of the state. हेल्थ सेक्टर में और एक व्हाट एक्सपेक्टेशंस लोगों को है कि हर डिस्ट्रिक्ट में गायनी डिलीवरी केसेस को संभालने के लिए वहाँ सर्जन्स होने चाहिए. अदरवाइज इफ विल सी व्हाट इज द प्रेशर ऑन द मेन हॉस्पिटल्स. सोबरा में देखें, रश बहुत ज़्यादा होता है. यहाँ पे सर्जन्स ये इमीडिएट करने चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डिलीवरी के केसेस में, क्योंकि अब तो मेजर जो डिलीवरीज होती हैं वो सर्जरीज के थ्रू होती हैं. सर्जन्स होने चाहिए. ये तो हो गया हेल्थ सेक्टर में. जो इसके बाद मैं आ जाऊंगा वाटर सप्लाई पे. अगर हम इट्स रिलेटेड टू हेल्थ, वाटर सप्लाई में हमारी एक बहुत बड़ी स्कीम है. सो फॉर अगर हम J&K स्टेट में कश्मीर डिवीजन में शहरी श्रीनगर देखें, जो हमारी आबादी है, रंगिल मास्टर प्लांट से हमारी सप्लाई हो जाती है. एक वंडरफुल इनिशिएटिव क्या, ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट से हमारी एक्सपेक्टेशन इस बजट में ये है कि जो ये नाला सोनमर्ग से आता है और रंगिल तक पहुंचता है, जो रूरल एरियाज हमारे हैं, जो गांव इसमें बीच में आ जाते हैं, उनके जो सैनिटेशन वाला पानी जो निकलता है
बाथरूम से निकलता मैनेज है, करने की जरूरत है, उसको मैनेज करने की जरूरत है। वो जाता है इसी नाले में, तो उसके लिए ये ट्विन हो जाएगा। एक तो सैनिटेशन वाले उसको आई थिंक पॉइंट वेल टेकन। सॉरी, मैं अपने मेहमानों का से सॉरी करता हूं। हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो करीब इख्तिताम है। मैं जरा इसको सबसे पहले तीनों मेहमानों का अगेन थैंक यू करता हूं, बट इसको वाइंड अप करता हूं कि 3 बड़ी चीजें आई हैं। एक तो ये है कि हमें एनवायरनमेंट के लिए बिलखुसूस अपने क्लाइमेट के लिए उसको अंडरनीथ होना चाहिए, इस बजट में उसको एक अंडरटोन के हिसाब से उसको देखना चाहिए। दूसरा, टूरिज्म को क्या हम सिर्फ बात करते हैं, क्या इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाना चाहिए। फैज साहब के हवाले से ऑपरेशंस बड़ी चीज है कि आप इंप्लीमेंटेशन पे जोर दें। हम एयरमार्क तो करते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप एंड प्रोबेबली द ईजीएस्ट स्टेप। जो बड़ा डिफिकल्ट और मुश्किल स्टेप है वो इंप्लीमेंटेशन है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे बार जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है हम देखते हैं कि बहुत सारे फंड्स जो हमारे पास डिफरेंट स्कीम्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड होने चाहिए, और ये एक अच्छी चीज नहीं है गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए। तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें तिश्नगी रही, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने अभी डिस्कस नहीं किए हैं। प्रोबेबली हम इस प्री बजट का एक सीक्वल भी करेंगे दूसरे एपिसोड में, इंशाल्लाह अपने मेहमानों से फिर इस्तेफादा हासिल करेंगे। अगेन थैंक यू। इस प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं, अगली बार आपसे फिर मिलते हैं, जब तक के लिए खुदा हाफिज। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।